तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंड जनन या oogenesis। जैसा कि जानते हैं कि मानव जनन तंत्र में अंडाशय में ओवम या अंडे का फॉर्मेशन होता है। तो अंडे को बनने की क्रिया को oogenesis या अंड जनन कहते हैं। इसको देख लेते हैं। अंड जनन, अंड जनन या oogenesis। तो अंडाशय में, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अंडाशय में द्विगुणित अंड मातृकोशा, जिसे क्या कहते हैं, oogoनियम से असूत्री या अगुणित अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन या oogenesis कहते हैं। आइए हम लोग इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं, oogenesis की पूरी प्रोसेस। अंडाशय के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं उसमें जननी कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंड जननी कोशिका। क्या कहेंगे, अंड जननी कोशा या oogoनियम के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, समान होती है उनकी पुत्री कोशिकाओं में, ठीक है ना। तो ये समसूत्री विभाजन से इस तरह से, तो ये संख्या में वृद्धि करते हैं। तो इस पूरी जो oogenesis प्रोसेस है, इसको भी 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला गुणन प्रावस्था, फिर वृद्धि प्रावस्था और फिर परिपक्वन प्रावस्था। ये 3 प्रावस्थाएं, और ये तीनों प्रावस्थाओं में ये प्रावस्था है अंड जनी कोशिका में समसूत्री विभाजन। क्या, समसूत्री विभाजन। और ये जो समसूत्री विभाजन होगा तो जो कोशिकाएं बनेंगी, इसे हम प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte कहेंगे। प्राइमरी oocyte कहेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी जो गुणन अवस्था होती है, वो जो शिशु है या गर्भाशय में जो शिशु होता है, जो आप लोग देख लीजिए, ये गर्भाशय के अंदर जो शिशु है उसके अंदर जो अंडाशय की जर्म कोशिकाएं होती है उसमें प्रचुरोद भवन होता है। जैसे कि अब हम बता चुके हैं कि जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो यौना आरंभ के बाद होता है, जबकि जो ओवम का जो फॉर्मेशन होता है या oogonia का जो निर्माण होता है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है या माँ के पेट में होता है, तभी ये प्रक्रिया चालू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक अंडक, और प्राथमिक अंडक में एक विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद, ठीक है ना, अर्धसूत्री जो विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन की ये जो पूर्वावस्था है, ये पूर्वावस्था में ये अवरुद्ध हो जाता है लंबे समय के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे जो ये सेल्स बनती है, इसको भी कहेंगे प्राथमिक अंडक। क्या कहेंगे, प्राथमिक अंडक कहेंगे। पर ये प्राथमिक अंडक क्या होगा, ये इस अवस्था में, ठीक है ना,
तो ये अवस्था में ये पूर्वावस्था अवरुद्ध हो जाती, अवरुद्ध, और ये अवरुद्ध रहती है जन्म से लेकर बाल्यावस्था से लेकर आगे यौना आरंभ अवस्था तक, मतलब 12-13 साल तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी अवस्था में ये पड़ी रहती है। तब भी इसे क्या कहेंगे, इस सेल को कहेंगे, ठीक है ना, कहेंगे प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक। तो ये बात अच्छे से आप फिर से देख लीजिए कि ये प्राथमिक जो अंडक है, ठीक है ना, इस प्राथमिक अंडक बनने की जो पहले की प्रोसेस है, ये जन्म से पहले, जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व की अवस्था है, जहां पे द्विगुणन होता है, बहुत सारे ओगोनिया बनते हैं, और वो उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक। और प्राथमिक अंडक में जब अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है, ठीक है ना, तो उसकी जो प्रोफेज अवस्था होती है, मतलब बंटवारा नहीं होता, उसी अवस्था में ये वहां पे रुका रहता, अवरुद्ध रहता है। फिर जब यौना आरंभ, कब कब, जन्म हो गया, जन्म, जन्म के बाद बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद यौना आरंभ। जब यौना आरंभ होता है, यौना आरंभ कब होता है, 12 से 13 साल, किसी किसी में 9 साल से भी, ठीक है ना। तो 12 से 13 साल में जब यौना आरंभ होगी, तब इसमें अर्धसूत्री विभाजन आगे बढ़ेगा। तब ये किसमें बदल जाएगी, 2 कोशिकाओं में, एक बड़ी और एक छोटी। जो छोटी कोशिका होती है इसे हम पोलर बॉडी फर्स्ट कहेंगे। तो यहां क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, n, और इसे कहेंगे द्वितीयक अंडक। क्या कहेंगे, द्वितीयक अंडक। ये द्वितीयक अंडक में भी विभाजन होता है, ये इसे अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, ये चालू होता है। और जब ये द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जब चालू होगा, तो यहाँ थोड़ी सी जगह की समस्या है, तो हम इसको यहां देख लेते हैं, ये, ठीक है ना। तो ये जो द्वितीयक अंडक है, क्या है, द्वितीयक, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो भी इसमें एक और छोटा पोलर बॉडी बनेगा, और पोलर बॉडी सेकेंड कहेंगे इसको। और इससे एक ये जो कोशिका बनेगी, इसे कहेंगे अंडक या ओवम, ठीक है ना। तो ये जो विभाजन हो रहा है, ये मियोटिक सेकेंड, मियोटिक सेकेंड। यहां क्रोमोसोम संख्या कितनी है, n, और इसमें भी कितनी है, n, ठीक है ना। तो यहां क्रोमोसोम संख्या कितनी हुई, n। तो द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनता है, ओवम बनता है। तो इस ओवम के बनने की पूरी प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी और कुछ चीजें आपको समझना है। जब ये पूर्वावस्था में, ठीक है ना, अरेस्ट होता है, या प्राइमरी साइड में जब अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, तो ये अरेस्ट पड़ा रहता है, तब इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन ना कहिए बल्कि ग्रेन्यूल्स के कण जमा हो जाते हैं, ये, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे फॉलिकल सेल। क्या कहेंगे, फॉलिकल सेल या कोसा। ये फॉलिकल कोसा का आवरण हो जाएगा, और तब इस पूरे को कहेंगे, इसे तब कहेंगे प्राथमिक फॉलिकल कहेंगे इसको। और ये जो प्राथमिक फॉलिकल है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। यहां जब यौना आरंभ के बाद प्राथमिक फॉलिकल भी ऐसे होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां आकर के फिर ये इसके कई प्रोसेस होंगे। प्राथमिक फॉलिकल द्वितीयक फॉलिकल में परिवर्तित होता है, द्वितीयक तृतीयक फॉलिकल में परिवर्तित होता है, और तृतीयक फॉलिकल के बाद, ठीक है ना, क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल या परिपक्व फॉलिकल बनता है, जहां से ओवम, ठीक है ना, बाहर आता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं, या कह सकते हैं अंडाशय से ओवम बाहर आता है। तो हम इसको देखते हैं, इसका जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है वो कैसे होते हैं, हम आगे चित्र के माध्यम से उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है यहाँ आपको ये पूरी प्रक्रिया, अंडजनन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी।
हम लोग फॉलिकल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग थोड़ा सा चित्र बनाइए, कई बार चित्र बनाइए, इसमें नाम आपको याद होने चाहिए। तो हम लोग देख लिए कि जो प्राथमिक, या ये हमने बना दी प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक, ठीक है ना। तो ये जो प्राथमिक अंडक है, ये जो जन्म के पहले ये बनता है, ठीक है ना, जन्म स्थल से, इनकी जो संख्या होती है लगभग 2 से 20 लाख। क्या होती है? 2 से 20 लाख होती है। और इनके ऊपर एक इस तरह से ग्रेन्यूल्स या कणिका की स्तर बन जाता है, जिसके हम क्या कहते हैं? फॉलिकल, फॉलिकल कहते हैं, फॉलिकल कोशा। इस अवस्था में, जैसे कि हमने बताया, इस अवस्था में ये 12-13 साल तक, ठीक है ना, अरेस्ट रहती, अवरुद्ध रहती, क्योंकि फॉलिकल में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की जो फर्स्ट अवस्था की पूर्वावस्था है, पूर्वावस्था में ये अरेस्ट रहता है, ठीक है ना। और जब उसके बाद ये 13 साल के बाद, क्या 13 साल के बाद ये ऐसे ही अवस्था में पड़ी जाती है। कितने साल? आफ्टर 13 ईयर बाद, ठीक है ना। तो जो ये 2 से 20 लाख है, इनकी संख्या घट करके हो जाती है कितनी? 60 से 80 हजार, याद रहेगा। और तब पर भी इसको कहेंगे प्राथमिक, प्राथमिक अंडक, ठीक है ना। तो यहां पे 2 चीजें, इसके अंदर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो रहा है, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में ये लंबा समय, कितना? 13 साल, 0 से 13 साल तक इसी अवस्था में ये अरेस्ट रहता है। और इसके बाद इसमें परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, तब इसमें बदलाव होता है। और तब इसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक, प्राथमिक फॉलिकल, याद रखिए, प्राथमिक फॉलिकल, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए, तो फॉलिकल का डेवलपमेंट है ये, इसका धीरे धीरे इसकी जो लेयर है वो बढ़ना चालू हो जाती है। एक लेयर, ये, ठीक है ना। तो ये कई लेयर्स बन गए और इस लेयर के ऊपर एक और लेयर बन जाती है। तो बच्चों, ये जो ऊपर वाली लेयर है, इसको हम थीका बोलते हैं, थीका लेयर। और इसमें जो ये बीच वाली लेयर है, इसको मेम्ब्रेना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा कहते हैं। और ये मेम्ब्रेना जो ग्रेनुलोसा होती है, इसकी 6-7 स्तर होते हैं, 6 से लेके 7 स्तर तक होता है। और इस अवस्था को हम द्वितीयक फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक फॉलिकल, फॉलिकल कहेंगे। और द्वितीयक फॉलिकल के बाद जो कोशिका बनेगी, देख लीजिए, ये इसका अंडक है, प्राथमिक अंडक, ठीक है ना। और प्राथमिक अंडक के चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के स्तर है, ये पूरा देख लीजिए, ये तृतीय फॉलिकल स्तर हम बनाते हैं इसको। तो बच्चों, ये जो संरचना है इसको कहेंगे तृतीय, तृतीय फॉलिकल। क्या कहेंगे? तृतीय फॉलिकल, या पुटक भी कहते हैं इसको, पुटक। तो इस तृतीय फॉलिकल पुटक में जो बाहर का जो थीका है, थीका लेयर्स है, ये 2 परत में बढ़ गई। थीका, या इसे कहेंगे बाह्य थीका,
और आंतरिक थीका। तीसरी खास बात क्या है इसमें ये जो ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन है और ये प्राथमिक जो अंडक है, इसके ऊपर ये यहां पे एक और मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। याद हो जाएगा। ये पारदर्शी मेम्ब्रेन होती है जो प्राथमिक अंडक के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाता है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। और ये प्राथमिक आंतरिक थीका हो गई, और ये बीच के मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इसके बीच में कुछ जगह जो खाली होती है, ठीक है ना, इसमें द्रव भरा होता है। क्या? द्रव या फ्लूइड भर जाता है। तो आइए हम लोग इसके आगे की जो फॉलिकल है हम देखते हैं। तो ये हो गया प्राथमिक फॉलिकल, द्वितीयक फॉलिकल और ये तृतीयक फॉलिकल। तृतीयक फॉलिकल के बाद जो एक परिपक्व फॉलिकल बनेगी उसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं। तो तृतीयक फॉलिकल जब बनती है तो तृतीयक फॉलिकल में ही प्रथम सूत्री विभाजन पूरा हो जाता है, और जो प्राथमिक फॉलिकल है, प्राथमिक जो अंडक है वो द्वितीयक अंडक कहलाता है। तो द्वितीयक अंडक, ठीक है ना, तो ग्रेफियन जो फॉलिकल बनाएंगे, ग्रेफियन फॉलिकल में जो ये अंडक है, इस अंडक को कहेंगे द्वितीयक अंडक। क्या कहेंगे? द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte कहेंगे। और इस सेकेंडरी oocytes के ऊपर इस तरह से आप देखेंगे, ये क्या है? ये ग्रेनुल्स हैं मेम्ब्रेन फॉलिकल की। और इस अंडक के नीचे हमने एक और मेम्ब्रेन बनाई थी, पारदर्शी मेम्ब्रेन, जो अंडक को चारों तरफ से घेरे रहती है। उसे क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये याद रखना है। और ये इस तरह से इसको पहले बना लेते हैं। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं ये एक ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल, या इसे ग्रेफियन पुटक कहेंगे। ठीक है ना। तो ग्रेफियन पुटक के अंदर जो अंडक होता है उसे द्वितीयक अंडक कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? n होती है। और इसके ऊपर एक पारदर्शी मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और जो फॉलिकल कोशिकाओं का कर्ष लगे हुए हैं, इन दोनों को मिलाकर के हम इनको कहेंगे कोरोना रेडिएटा कहते हैं इनको। ठीक है ना। तो कोरोना रेडिएटा। और ये जो खाली जगह है इसको हम कहते हैं एंट्रम कहेंगे। और ये बाहर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन्स है, थीका की बाह्य मेम्ब्रेन, थीका बाह्य स्तर, और ये थीका आंतरिक स्तर, आंतरिक स्तर है। ठीक है ना। इस पूरे को हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक है ना। अब इस ग्रेफियन फॉलिकल जो एक परिपक्व फॉलिकल है, जो अंडाशय में बड़ी होके थोड़ा उभरी हुई संरचना होती है। ठीक है ना। इस अवस्था में जो द्वितीयक अंडक है, जैसे हमने बताया द्वितीयक अंडक में ये अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड प्रारंभ होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जब सेकेंड प्रारंभ होता है, जैसे मैंने बताया कि इसका अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में मध्यावस्था में
ये क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध। और ऐसी स्थिति में ये अंडाशय से बाहर मोचित होता है, निकलता है, जिसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगर हम यहाँ एक अंडाशय बनाएं, ये ठीक है ना, तो अंडाशय से ये ओवम बाहर निकल रहा है, जिसके चारों तरफ ये एक ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन है, ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं, और जोना पेलुसिडा भी है इसमें। 3 चीजें हैं, बाकी चीजें यहाँ अंडाशय में यहाँ रह गई हैं। ये तो इसको देख लीजिए, ये यहां से तोड़ करके बाहर आ गया। तो यहाँ क्या क्या चीजें बची हैं, ये बाहर की जो थीका मेम्ब्रेन है, ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, और बाकी ये सब चीजें आ गई। इसे क्या कहेंगे, दोनों मिला क्या कहते हैं इसको, कोरोना रेडिएटर। और ये क्या है, द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी ऊसाइड्स, ठीक है ना। और सेकेंडरी ऊसाइड के ऊपर ये जोना पेलुसिडा। ये इस मध्यावस्था के स्तर पर द्वितीयक विभाजन पूरा नहीं हो पाया है, द्वितीयक और सूत्री विभाजन पूरा नहीं है। इस अवस्था में ये अंडाशय है, ये मैंने जो बनाया है ये अंडाशय है, अंडाशय। तो ये अंडाशय या ओवरी से निकलता है। इस प्रोसेस को अंडोत्सर्ग कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। तो बच्चों, ये पूरी प्रोसेस को, जिसमें आप देख रहे हैं कैसे फीमेल गैमीट्स बनता है, ठीक है ना, जिसे हम ओवम क्या कहते हैं, ओवम या अंडाणु निकलता है। और ये अंडाणु अब फैलोपियन नलिका में जाकर जो तुम्बिका या एम्पुला में वहां रहता है, और वहां जैसे ही शुक्राणु आता है और उसके अंदर प्रवेश करता है, तब इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा हो जाता है। और जिसमें से ये, इसको अगर हम यहाँ और बनाएं, ठीक है ना, तो जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा होगा तो ये हो गया द्वितीयक अंडक, ठीक है ना, इसके चारों तरफ। और द्वितीयक अंडक में यहाँ पर एक और कोशिका बन जाती है, जिसे हम पोलर बॉडी सेकंड कहेंगे, ठीक है ना। और पोलर बॉडी सेकंड ये, और इसके चारों तरफ इस तरह से ये फॉलिकल ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं, और जोना पेलुसिडा इसके उस तरफ लगा हुआ है। तो ये हो गया पोलर बॉडी सेकंड, ठीक है ना। ये तब होगा जब कोई शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करेगा, ये शुक्राणु जब इसके अंदर प्रवेश करेगा तब, ठीक है ना। ये तो इस अवस्था में ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण होता है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये पूरी oogenesis जो एक जटिल प्रोसेस है, इस जो शुक्राणु जनन से उनकी तुलना में ये बहुत जटिल प्रोसेस है, और इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है और चित्र बना के इसको अभ्यास करनी है, तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और